माननीय सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो आप बात कर रहे हैं बहुत रेलिवेंट सवाल है, उसका जनता को जो है ना जवाब चाहिए। सवाल मेरा ये है कि एक तरफ जो है माननीय बहन जी के खिलाफ ये मीडिया द्वारा या वैसे भी विरोधियों द्वारा ये प्रचारित किया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी के इशू पे खामोश हो जाती हैं, सीबीआई से ईडी से डरती हैं। वो दौलत की बेटी हैं, दलित की बेटी नहीं है। वो महलों से बाहर नहीं निकलती हैं। वो सड़कों पे संघर्ष नहीं करती हैं। एक तरफ ये नैरेटिव है माननीय बहन जी के खिलाफ, जो विरोधियों द्वारा या विरोधी मीडिया द्वारा प्रोपोगेट किया गया है। दूसरी तरफ दलित समाज के बीच में, बहुजन समाज के बीच में लाखों रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड संगठन है, और वो क्या बात बताते हैं, वो अंबेडकरवाद की बात बताते हैं। और समाज से बड़े पैमाने पे वो टाइम भी समाज का लेते हैं, टैलेंट भी लेते हैं और ट्रेजर भी लेते हैं समाज का। तो समाज जो है कैसे ये आइडेंटिफाई करे कि हमारे समाज में जो लाखों संगठन बना के काम कर रहे हैं, जो अपने को बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी बता रहे हैं, वो अक्सर ये देखने में आता है कि जब बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ वोट का अधिकार इस्तेमाल करने की बात होती है तो वो गांधी के खेमे में खड़े होते हैं। और वो पूरे 5 साल जो है वो बहुजन समाज के बीच में काम करते हैं। तो बहुजन समाज, ये सवाल है मेरा आपसे कि बहुजन समाज ऐसे लोगों से बात करते हुए 1-2 मिनट के अंदर में कैसे ये पता कर ले कि ये बाबा साहब के अनुयायी हैं जो संगठन बना के हमारे बीच में आए हैं, या बाबा साहब का नाम लेके ये अपना रोजी रोटी चलाने के लिए ये हमारे बीच में आए हैं। तो बहुजन समाज का जो सामान्य सा व्यक्ति है, वो ऐसे गुमराह करने वाले, फूले साहू अंबेडकर का नाम लेने वाले, फूले साहू अंबेडकर के नाम पे संगठन बनाने वाले लोगों को कैसे आइडेंटिफाई, उसके पास क्या ऐसी युक्ति है, क्या ऐसा उसके पास फार्मूला है कि वो उनसे 1-2 मिनट बात करके ये आइडेंटिफाई कर ले कि ये लोग बायोलॉजिकल हमारे समाज के पार्ट हैं, ये लोग फूले साहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी के पार्ट नहीं है। ये पूरे 5 साल फूले साहू अंबेडकर की बात करेंगे, और जब बाबा साहब का संघर्षों से हासिल किया वोट है, जब वोट देने का समय आएगा तो ये गांधी और गोलवलकर के खेमे में खड़े होंगे। इसको कैसे 1 मिनट 2 मिनट में बात करते हुए हमारा सामान्य सा आदमी कैसे इस बात को जो है समझ जाए, थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए जी। डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है पॉलिटिक्स। जब जो लोग आके हजारों संगठन बनाते हैं, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन और अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाकर ये लोग जब चंदा मांगने के लिए आते हैं, तो हम लोग को ये समझ जाना चाहिए ये अपना पेट पालने के लिए आ रहे हैं। बाबा साहब का स्टैचू बना देने से मिशन नहीं चलता है, या बाबा साहब का जन्मदिन बना देने से मिशन नहीं चलता है। बाबा साहब ये भी कहा करते थे, मेरा जन्मदिन मत बनाइए। जो ऐसे जो लोग आते हैं एक चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, इन लोगों को समझना है। जब तक इन लोगों का पास एक मिशन, बाबा साहब कहा करते थे, 1 पार्टी 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 लीडर एंड 1 प्लान एंड 1 फ्लैग। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, हम लोगों को समझाना होगा। वॉल्यूम 17 में 113 स्पीच में बाबा साहब ये बात कहते हैं, जब तक आपका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक ही नहीं होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंगल नहीं होगा, एक ही बैनर नहीं होगा, एक ही झंडा नहीं होगा, एक ही लीडर नहीं होगा, तो आप इस देश का हुक्मरान बन नहीं सकते। हजारों संगठन बनाकर आने वाले लोगों को इजीली हम पहचान कर देंगे बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 113 स्पीच के बारे में बताकर, क्योंकि 1 लीडर 1 पार्टी 1 ऑर्गेनाइजेशन 1 बैनर होना चाहिए। ये बात लोगों को बताना होगा। दूसरा चीज, बाबा साहेब अम्बेडकर वोट का ताकत हमें दिए। आर्टिकल 5 के तहत उनका 5-5 परिवार का 5-5 सदस्य भी मर गए, डेडिकेट हो गए। तो ये वोट को बटोरने के लिए जो संगठन आता है, हमें उनको समझ सिखाना होगा। ये वोट हमें ऐसा नहीं मिला है। जो आर्टिकल 5 के तहत एक सिटीजन को वोट देने की ताकत मिलता है, वो ताकत बाबा साहेब अम्बेडकर का 4 औलाद और एक उनका माता रमाई का देहांत के बाद मिला है। ये बात भी हमारा लोगों को समझाना होगा। जो चंदा मांगने के लिए आता है,
उनका धंधा है चंदा मांगकर पैसा इकट्ठा करना, एक मूर्ति खड़ा कर देना, बस भूल जाना। जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्मदिन बनाने के लिए आता है, उनका काम है एक ही दिन बाबा साहेब को याद करना, बाकी दिन उनका वाइफ और फैमिली को लेकर मंदिर घूमना। ऐसे आइडेंटिफाई करना है मनुवादी सोच रखने वाले लोगों को। हमारा कम्युनिटी में तो वे पैदा हो गए हैं, बायोलॉजिकल ये शेड्यूल कास्ट है, बायोलॉजिकल ये लोग शेड्यूल ट्राइब होते हैं, लेकिन इन लोगों का पास बाबा साहेब का विचार नहीं होता है। इन लोगों को हमको पहचानना है, इसीलिए हमको आज का तारीख में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है डेमोक्रेसी में, वो है राजनीति। बसपा एक राजनीति ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मैं आप लोग को बता रहा हूं। हम लोगों को बताना होगा बसपा एक राजनीति ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है। राजनीति ऑर्गेनाइजेशन अपना पॉलिटिकल एजेंडा जारी करता है, बसपा अपना पॉलिटिकल एजेंडा जारी क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सोशल जस्टिस के लिए लड़ता है, इकोनॉमिक जस्टिस के लिए लड़ता है, संविधान को लागू करने की बात करता है। ये बात लोगों को बताना होगा। हमारा मुक्ति सिर्फ ही सिर्फ संविधान का द्वारा होता है। संविधान को कौन चलाता है? संविधान को व्यवस्थापिका चलाता है। व्यवस्थापिका में जाने के लिए क्या करना चाहिए? एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए नेशनल लेवल में। आज बहुजनों का एक ही ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुजन समाज पार्टी। जब तक उनको हम बचाएंगे नहीं, उनको सींचेंगे नहीं, फल और फूल कैसे मिलेगा? ये बात लोगों को बताना होगा। आज जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर हमारा टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी को बर्बाद कर रहे हैं, ये भी एक मनुवादी का चाल है। मनुवादी चाहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन लाखों टुकड़ा हो जाए, लाखों ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, ताकि हमारा टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी डिवाइड हो जाए। टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी डिवाइड हो जाने से हम लोगों का पास पैसा नहीं होगा, हम इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे। ये भी हकीकत है। बहुजन समाज ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है, लोगों को बताना होगा, जो धन्ना सेठ से चंदा नहीं लेता, अपना कार्यकर्ता से पैसा लेके वो राजनीति करता है। बहन मायावती जी कैसे दौलत का बेटी हो गई है, जिस पार्टी को एक भी रुपया चंदा नहीं मिलता। ममता बनर्जी को 700 to 1000 करोड़ मिलता है, बीजेपी को 3000 लगभग करोड़ मिलता है, कांग्रेस को मिलता है। तो बहन जी कैसे धन दौलत का बेटी हो गई? 300 करोड़ रुपया एक पैसा नहीं है आज का तारीख में एक नेशनल पार्टी को चलाने के लिए। एक एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए, एक स्टेट में एमएलए इलेक्शन लड़ने के लिए 1000 करोड़ रुपया खर्चा होता है। तो कैसे बहन जी दौलत का बेटी हो गई है? ये बात लोगों को बताना होगा। दौलत का बेटा बेटी तो मनुवादी पार्टी का लोग है। बीजेपी आज दौलत का बेटा है, कांग्रेस आज दौलत का बेटा है, ममता बनर्जी आज दौलत का बेटी है। ये बात लोगों को बताना होगा। आप गूगल में भी सर्च करके देखिए, एक भी रुपया बसपा को मिला क्या? तो हम कैसे दौलत का बेटी है? वो कैसे दौलत का बेटी हो गई? 300 करोड़ रुपए जो बहन जी का पास था है, वो एक इलेक्शन लड़ते ही खत्म हो जाता है। एक रैली करने से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया खर्चा होता है। आज इलेक्शन इतना महंगा कर दिया गया है। एक मूर्ति बनाने के लिए, जो शिवाजी का मूर्ति बनाया है महाराष्ट्र में, 3000 करोड़ रुपया एक महीना का अंदर टूट जाता है। कैसे दौलत को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं? बहन जी कभी भी ऐसा गफलत काम नहीं करती है, ये बात लोगों को बताना होगा। एग्जाम्पल देखिए, बहन जी का बनाया हुआ स्मारक हजारों साल तक रहेगा, टिकेगा। अरे ओशो का एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, आज भी ओशो का पिलर खड़ा है, आज भी बहन जी का ये तमाम इंस्टीट्यूशन खड़ा है। इसीलिए हमारा समाज को कम से कम बाबा साहब का द्वारा लिखा गया किताब एविडेंस के तौर पर देना होगा विद एविडेंस। जैसे मिशनरी लोग आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी लोग आते हैं, वो किताब खोल खोल के लोगों को माइंड को वॉश करते हैं। हम भी हमारा लोगों को बाबा साहब क्या नहीं बोले हैं, उनका वॉल्यूम 17, वॉल्यूम पार्ट 1, 2, 3, आप ये भी हम देखना होगा। बाबा साहब का वॉल्यूम 13, वॉल्यूम 8, वॉल्यूम 12, और कोई चीज प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाबा साहब ने देके गए हैं। प्रॉब्लम यह है हम लोगों ने लोगों का पास पहुंच नहीं पा रहे। दादा साहब और बहन जी उनका वक्त में लोगों का पास पहुंचे, इसीलिए बसपा को इतना बड़ा मजबूत खड़ा कर दिए। उस वक्त कांग्रेस पूरा समाप्त पर था, कांग्रेस के खिलाफ कोई जा नहीं पा रहा था। ऐसे वक्त में चैलेंज देकर आगे आए दोनों महान हस्तियां, महान विभूतियां भारत में, वो है बहन मायावती जी और दादा साहेब कांशीराम। भारत में और कोई भी आज तक नेता ही पैदा नहीं हुए। ये तो सब नेता है खुद को बेचते हैं, आप भी बोल चुके हैं, ये चमचा है।
इसीलिए तो दादा साहब कांसीराम का चमचा युग को भी लोगों का सामने रखना है। बाबा साहेब का वॉल्यूम 17 में बढ़िया बढ़िया चीज लिख के गए हैं। योर साल्वेशन इज लाई इन योर हैंड, बाबा साहेब कहते हैं। बाबा साहेब ये भी कहते हैं, आई वांट पॉलिटिकल रेन इज इन योर हैंड। मैं चाहता हूं, बाबा साहेब का बात, राजनीति का डोर आपका पास होना चाहिए। ये जितने भी चंदा उगाने वाले ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं, ये कहते हैं लोगों को राजनीति मत करो। जो लोग राजनीति मत करो कहता है, समझिए वो बसपा का विरोधी है। वो ठीक एम वक्त पर अपना संगठन का पावर दिखाकर कांग्रेस से पैसा लाएगा, बीजेपी से पैसा लाएगा और वोट टाइम में गांव में जाके बोलेगा फलाना पार्टी में वोट दो। ये लोग वोट बेचने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करके हमारा भोले वाले समाज को बताना होगा, इन लोगों का जंगल में मत फंसिए, क्योंकि वक्त आते ही ये लोग खुद को बेचेंगे, समाज को भी बेच डालेंगे। जब तक हम ये बात नहीं बताएंगे, हमारा भोले वाले समाज समझ नहीं पाएंगे। आज भी बहुजन समाज को मालूम नहीं है वोट का अधिकार कौन दिया है, कहां मिलता है। ये वोट का अधिकार आर्टिकल 5 मिलता है। ये प्राप्त करने के लिए क्या नहीं किए बाबा साहेब ने। राज रतन को गवा दिए, इंदू को गवा दिए, रमेश को गवा दिए, गंगाधर को गवा दिए, लास्ट में माता रमाबाई को 1935 में खो बैठे। 5 जाने के बाद आर्टिकल 5 बाबा साहेब को याद आया कि मैं वोट का अधिकार मेरे लोगों को दे दूं, ताकि आने वाला कल ये लोग अपने बलबुत्ते पर खड़ा हो जाए और वोट का ताकत के माध्यम से ये देश में हुक्मरान बने। लेकिन आज ये जो छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है ना, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का मुखा खोलना होगा। उनका एम क्या है, उद्देश्य क्या है, लोगों को पूछने के लिए बोलना होगा। सिर्फ एक मूर्ति बना देने के बाद उनका एम खत्म हो गया तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं चाहिए। जन्मदिन बनाने के बाद उनका एम खत्म हो गया, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। हमें लंबी दौड़ने वाले घोड़ा चाहिए। ये लंबी दौड़ लगाने वाला घोड़ा बसपा है। आज तक ये दौड़ रहा है, आज बसपा है। लोगों को ये भी बताना होगा आज बसपा है, इसीलिए आज हम सुरक्षित हैं। जितने भी लोग आज संविधान का बात कह रहे हैं ना, बसपा को डर कर, बसपा कहीं पर भी है एक आवाज, बहन जी का एक आवाज सत्ता में बैठे हुए ताकत को हिला देता है। 21 अगस्त को याद कीजिए, 21 अगस्त में बामन मेश्राम जी कहने लगे मैं नहीं आऊंगा। भीम आर्मी का चीफ चंद्रशेखर रावण कहने लगे मैं नहीं आऊंगा। बामन मेश्राम तो नहीं आए, मजबूर हो गए चंद्रशेखर रावण सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता था बहन जी से टकराना मतलब खुद चूर-चूर हो जाएगा। आज बामन मेश्राम चूर-चूर हो गए हैं। दोबारा वो बुलाने से लोग नहीं जाएंगे, लोग उन्हें छोड़ रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं। मेरा इलाका में मैं जान चुका हूं, आप उनको चंदा जाना बंद